Brought to you by Techno Camon 30 series. क्या बात है, बंगाल का टका नहीं गिरता, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता। मैं सत्ता में हूँ, जानता हूँ क्या कारण है कि भारत का रुपया नतमस्तक है डॉलर के सामने। आज पूछिए ना, जैसे लगता है कि संयम झोला लेके भाग रहे हैं। अब मानिए प्रधानमंत्री जी ने एक नया सब्जेक्ट खोजा है, इंटायर पॉलिटिकल। तो इंटायर पॉलिटिकल पढ़ने वाले को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का छात्र धुंधला ही दिखेगा ना, और उनके समर्थक को बिल्कुल है। इस बार ये जितने युवा दिख रहे हैं ना, पूरा मोदी जी के खिलाफ वोट डालने वाले। बनारस से मोदी जी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। ये भाई लोग बताने कि हिंदुस्तान में कौन शख्स माने मोदी का टक्कर देने वाला है, कौन शख्स प्रधानमंत्री का पद संभालने वाला है, ये लोग कैसे मार रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल है या नहीं है। जब बायोलॉजिकल नहीं है तो सही बात है कि वो प्रधानमंत्री बहुत दूसरे ग्रह के हैं। तो हमको नहीं चाहिए ऐसा, और ना उनके कोई टक्कर का चाहिए, ना उनके जैसा चाहिए, ना वो चाहिए। उस प्रजाति को छोड़ देना है। विरोधी दल के भाई लोग कह रहे थे कि मोदी जी यहाँ से झोली उठा कर ले जाएंगे, तो मैं तो कह रहा हूँ झोली, लेकिन झोली में जीत लेकर जाएंगे, यहाँ से भी जीत लेकर जाएंगे और प्रधानमंत्री के तौर पर भी जीत लेकर जाएंगे। मौका मिलेगा, अगर राहुल को मौका मिला तो मोदी से बेहतर वो सरकार बना के दिखाएंगे, मोदी से बढ़िया वो कार्यक्रम करेंगे। उनको तो पप्पू बना के बैठा दिया कि पप्पू है, मौका तो दो। आज उनकी स्पीच से पूरा भारत हाहाकार मचा हुआ। मोदी जी को भाषण से गला सूख रहा है कि क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा। उसी तरह अब अगर बीजेपी जाएगी तो विलुप्त हो जाएगी, हमेशा जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया उनकी प्राप्त, तो बस सेम वही होगा, उससे तो कुछ नहीं होना। बस दुनिया समझ रही है 400 पार जरूर होगा, हो सकता है पेट्रोल का दाम हो जाए, आटे चावल का दाम हो जाए। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ पे रोज धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जेन्युइन रीजन्स के लिए हो रहे हैं। और ये बहुत बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये विश्वविद्यालय अनाथ सा हो गया है। ये विश्वविद्यालय वर्तमान में पूर्ण रूप से तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब आए थे, उसके पहले उन्होंने बोला था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर वो रोजगार दिए होते तब तक 20 करोड़ रोजगार दे दिए होते, लेकिन अभी तक 20 लाख भी रोजगार नहीं मिले हैं। प्रधानमंत्री की ये शोभा देती है कि उनके मुंह से मुजरा मछली, और मोदी के मुंह से माँ ही सिर्फ आता है, मुसलमान, मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र। अब बताइए, प्रधानमंत्री की ये बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को आंकड़ा लेके आना चाहिए कि हमने इतना रोजगार दिया है। आपको न्यूज़ तक नुक्कड़ देश भर से देखने को मिल रहा है। हम पटना गए, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गए, और आपके सामने तस्वीर रखनी चाहिए। दिल्ली से भी आपने देखा, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको क्या समस्याएं आती हैं, रोज़गार को लेकर क्या शिकायतें रहती हैं, या फिर पेपर लीक जैसे मुद्दों का लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव है इस बार, ये जानने के लिए हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ कई सारे छात्र हैं। आप लोग पहले ये बताइए, क्या आप पढ़ क्या रहे हैं आप? अभी हम रिसर्च स्कॉलर हैं यहीं BHU से, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, तो पढ़ाई अच्छी चल रही है सबकी? हाँ, पढ़ाई तो ठीक चली मैम। मैं जो है ये BHU से LLM किया हूँ, और प्रिपरेशन काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। वैकेंसी कोई है नहीं, इतने सालों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं है। बस ये जो भर भी होती जा रही है, यही सब हम लोगों का मुद्दा है। हम लोग प्रिपरेशन में भी लगे हुए हैं, बट अभी कोई वैकेंसी नहीं है। अच्छा, मैं आऊँगी आपकी बात पे। चुनाव का सीजन है, आ रहे हैं नेताजी आपके बीच में या नहीं? क्या लोग आ रहे हैं आपके बीच में? BHU बड़ा एक सेंटर पॉइंट है बनारस में, आ रहे हैं नेता लोग आपके बीच में? कांग्रेस से कोई आ रहा है, नहीं आ रहा? नेता लोग तो आते हैं, लेकिन बाहर से चले जाते हैं। यहाँ BHU में जो भी मुद्दे हैं, नरेंद्र मोदी जी आए, माल्यार्पण किए, और वहीं पे ओम शंकर जी जो हमारे हक के लिए बैठे हुए थे, उनसे बिना मुलाकात किए हुए राइट टू हेल्थ की आप बात कर, कुलपति जी से मिलते हैं और बाहर से निकल जाते हैं। तो आपको लगता है कि बच्चों से भी मिलना चाहिए, छात्रों से भी मिलना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा चर्चा BHU को लेकर रहती है, इसीलिए हम भी आए हैं। BHU के छात्रों का क्या कहना है? रोज़गार की जब बात होती है, क्या BHU के छात्र सोचते हैं रोज़गार बराबर मोदी सरकार में मिला है या नहीं मिला? मैम, वो तो ILO की रिपोर्ट बता ही रही है कि रोज़गार मिला है कि नहीं मिला है। ILO की रिपोर्ट कह ही रही है कि 83% जो यूथ है वो जॉबलेस है। तो इसमें तो साफ मोदी सरकार को समझना चाहिए कि उन्होंने युवाओं के लिए कुछ किया ही नहीं है। यहाँ BHU में लगातार फीस वृद्धि हो रही है, इस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है किसी का।
यहाँ पे 2-2 महीने 3-3 महीने पे सेमेस्टर ख़त्म हो जा रहे हैं, तनाव बना हुआ है, वैकेंसी जा नहीं रही है, वैकेंसी जा रही है तो पेपर लीक हो जा रहे हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं ये लोग। पेपर रद्द हो जा रहा है, अब आप वेट करिए। अभी हाल ही की बात बता रहा हूँ मैं, कल ही एक प्रयागराज के लड़के ने सुसाइड कर लिया, लेटर लिखे कि माता पिता मुझे माफ़ करिएगा। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार साफ तौर पर सरकार है, क्योंकि वैकेंसी आ रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो वैकेंसी नहीं ऊपर से आ रही है तो पेपर लीक। तो यहाँ पे लोगों को समझना चाहिए कि युवा को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। इस पे इन्होंने काम ही नहीं किया, ना शिक्षा पे ना रोजगार पे। आपको लगता है कि 10 साल जो हमें आप ही जनता ने अच्छी खासी जीत प्रधानमंत्री मोदी को दी है, इस बार फिर उनको उम्मीद है कि 400 पार होने वाला है, उससे बड़ी जीत की उम्मीद वो कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है 400 पार होने वाला है, या जो नारा दिया गया उनकी तरफ से? ये तो हमेशा से बीजेपी का जुमलेबाजी रहा है। वो तो कह रहे थे कि 3 करोड़ रोजगार भी देंगे, वो अभी तक मुझे तो नहीं लगता है मिला है। तो वो लोग बातें बनाते रहते हैं। 400 पार जरूर होगा, हो सकता है पेट्रोल का दाम हो जाए, आटे चावल का दाम हो जाए 400 पार। अच्छा, व्यंग कर रहे थे ये। आप बताइए, खुश हैं रोजगार के मामले में मोदी सरकार से या नहीं? देखिए, रोजगार का जो एक मामला है वो तो चलता रहेगा। सबसे पहली बात कि शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, और शिक्षा में सरकार का ध्यान मुझे नहीं लगता है कि जिस हिसाब से होना चाहिए वो है। ये एक समस्या है। रोजगार की बात ये है तो स्वरोजगार भी एक अच्छा माध्यम है। आप राजनीतिक रूप से किसी भी सरकार का विरोध करने के लिए रोजगार का मुद्दा आप उठा सकते हैं, आंकड़े उठा सकते हैं, सरकारी डेटा का दे सकते हैं। पेपर लीक वाला जो मामला है, इससे मैं एकदम सहमत हूँ कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, लेकिन रोजगार तो हुए हैं। मिला है रोजगार आपको लगता है? क्योंकि विपक्ष ने सबसे बड़ा मोर्चा जो है वो बेरोजगारी पर ही बोला हुआ है। भारत की जो जनसंख्या है वो एक बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। उस अनुसार जो है कि लोगों को, सभी लोगों को सरकारी नौकरी दे पाना बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन फिर भी सरकार अपने तरीके से प्रयास करिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वह पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है और होना चाहिए जी। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर आप नरेंद्र मोदी को ही देख पा रहे हैं या कोई दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं? देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, काशी के सांसद के तौर पे उन्होंने ठीक काम किया है, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे वो मुझे सही नहीं लग रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पे वो सही नहीं है। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ पे रोज धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जेन्युइन रीजन्स के लिए हो रहे हैं। और ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये विश्वविद्यालय अनाथ सा हो गया है। हम लोग अपनी बात करते हैं, हम लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। नोटिस कार्रवाई के बाद भी क्या इतना जरूरत पड़ा है आपको? इतना ही है, हम गलत हैं, आप हमको विश्वविद्यालय से निकाल के बाहर फेंकिए। अगर गलत है तो विश्वविद्यालय से निकाल के बाहर फेंकिए। नोटिस देने के बाद, जांच करने के बाद आपको नहीं लग रहा है तो आप व्यक्तिगत पहले तो धमका रहे हैं, कार्रवाई के बाद भी धमका रहे हैं। कौन धमका रहा है? भाई, विश्वविद्यालय में प्रशासनिक पदों पे जो लोग बैठे हैं वो ये जान रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो किसी के दबाव में कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो धमकी तक बात आई या धमका रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है? ये विश्वविद्यालय वर्तमान में पूर्ण रूप से तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। यहाँ पे फीस वृद्धि लगातार हो रही है, छात्र अपनी बात रख रहे हैं, बात रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें रखने ही नहीं दिया जा रहा है। और ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 17 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्रों ने एक बहुत ही बड़ा धरना किया सेंट्रल ऑफिस केंद्रीय कार्यालय पे, और वो बहुत ही जेन्युइन मांग थी कि जो शोध वृत्ति मिल रही है, जो बच्चे बगैर जीआरएफ के शोध कर रहे हैं, नेट क्वालिफाई हैं, उनको 2006 से ही 8,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है। 2006 से हर चीज़ों के मूल्यों में वृद्धि हुई है, तो क्यों नहीं हमारे शोध की भी वृद्धि हो? प्रधानमंत्री हर बात में कहते हैं कि एक देश एक निशान,
या तरम की बातें वो कहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, तमाम चीज़ें। तो ये वन वर्क और वन फेलोशिप क्यों नहीं होना चाहिए? इस चीज़ पे हमने शिक्षा मंत्री को, राष्ट्रपति महोदया को और प्रधानमंत्री जी को सबको चिट्ठी लिखा, आमरण अनशन भी किया गया और कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी तरीके से धरना जब उठ गया, उसके बाद लगातार छात्रों पे दबाव बनाया जा रहा है और जब हम अपना आग्रह कर रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा है। ये किस तरीके का तानाशाही है? और प्रधानमंत्री या कह लीजिए कि भारत सरकार की शून्यता के कारण ये विश्वविद्यालय तानाशाही का केंद्र बना हुआ है। आज यहाँ पे प्रोफेसर ओम शंकर सर का आमरण अनशन का शायद 13वां दिन है, मुझे 16वां दिन है। एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो मुद्दा उसका सही है गलत है नहीं पता है, ठीक है ना, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट 16 दिनों से आमरण अनशन कर रहा है। अगर वो गलत है उसको तुरंत हटाइए, सही है तो उसकी बात मानिए। ये जो आपने यूनिवर्सिटी में तानाशाही की बात कही, एक आरोप प्रधानमंत्री पर भी लगता है, लोग उन्हें तानाशाह कह रहे हैं या फिर ऑपोजिशन उन्हें तानाशाह कह रहा है। आप लोग इस बात से सहमत है, नहीं है? आपको लगता है कि देश में तानाशाही जैसा शब्द प्रधानमंत्री के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है वो ठीक है क्या? देखिए, पहली बात, लोग विरोध का अपना मर्यादा भूल चुके हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, ठीक है। तो तानाशाह कहना मुझे बहुत ठीक नहीं लग रहा है, वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उसकी विवेचना में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन किसी को पूर्ण रूप से ट्रोल करना बगैर तथ्यों की जानकारी के वो ठीक नहीं है, तो मैं उसके बारे में नहीं कुछ बोल सकता हूँ। कैसा नेता कैसे लगते हैं प्रधानमंत्री मोदी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात तो है, उन्होंने कहा कि 2014 के बाद बदलाव आया और बदलाव आया है, ठीक है। पहले लोग राजनीति से एकदम शून्य रहते थे, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने कहीं ना कहीं इस केंद्र में लाया है कि लोग अब राजनीति पे बात कर रहे हैं और करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, एक बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है कि पहले जो पद्म पुरस्कार मिलते थे वो जो है कि कुछ लोगों को ही मिलते थे या एक समूह को मिलते थे। अब प्रधानमंत्री जी ने इसको जन सामान्य तक पहुंचाया है, हम लोग देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का सराहनीय पहल है और भी अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे शून्यता ठीक नहीं है। नहीं, आपको भी लगता है ये बात जो ये कह रहे हैं 2014 के बाद बदलाव हुआ है, अच्छा बदलाव हुआ है या कोई और बदलाव हुआ है, क्या कह रहे हैं आप? बदलाव दोनों हुए हैं, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, लेकिन जो मेन रोजगार का मुद्दा है वो प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब आए थे उसके पहले उन्होंने बोला था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर वो रोजगार दिए होते तब तक 20 करोड़ रोजगार दे दिए होते, लेकिन अभी तक 20 लाख भी रोजगार नहीं मिले हैं। हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं तो पढ़ के उसका कोई कहीं पे यूटिलाइज भी तो होना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं तो यहाँ ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मेरा 2nd ईयर है। अच्छा, खुश नहीं है क्या आप मोदी सरकार से? नहीं, मैं एकदम खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने के बाद अपना रोजगार तो लेना है ना। जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो मैं पढ़ के क्या करूँगा? 10 साल दिए हैं, सांसद के तौर पर बनारस में काम किया है। कोई बनारस से है क्या यहाँ पर? कोई बनारस से है क्या? बताइए, क्योंकि बनारस विशेष हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, काम हुआ है बनारस में, नहीं हुआ? बनारस में काम को लेकर जो बोले थे कि माँ गंगा मुझे बुलाई हैं, फिर यहाँ पर, लेकिन काम उनका उतना नहीं हुआ है। और बनारस की जनमानस जो है, वो जनमानस जो 2014 में उन पे भरोसा करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाती है, और यहाँ पे सांसद होने के बाद यहाँ पे कई दुर्घटना होती है। फिर इसके बाद वो इस समय तीसरी बार वो यहाँ पर नामांकन किए हैं, तो हम स्वागत करते हैं कि वो तीसरी बार यहाँ पर नामांकन करें, लेकिन इस बार जनता उनको जिताएगी नहीं, क्योंकि कल जो रैली हुआ है यहाँ पर, तो उस रैली में देखा गया है कि जितना प्रधानमंत्री के रैली में भीड़ नहीं हुआ, उतना इन लोगों की भीड़ हो गया था कि यहाँ पे जो प्रशासन थी वो घबरा गई। प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव के रोड शो और डिम्पल यादव की रोड शो में, और फिर इसके बाद उसको फिर आधे दूरी पर ही रोक दिया गया।
क्योंकि योगी जी के यहाँ भीड़ नहीं इकट्ठा हो पा रही थी। योगी जी भी 80 घाट पे आए थे और तो इसलिए जनमानस को रोक दिया गया। लेकिन यहाँ की जो बनारस की जनमानस है वो समझ चुकी है कि ये सिर्फ जुमला लेके आते हैं और इनके जो झोला लेके कहते हैं उठा के लेके चले जाएंगे, उसी झोले में तो जुमला लेके आते हैं, फिर कई वादे करके आते हैं, युवाओं से कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, और फिर इसके बाद महिलाओं को कहते हैं कि 15 लाख खाते में जाएगा। हाँ, फिर इसके बाद किसानों को कहते हैं आय दोगुनी होगी, और जो यहाँ पे व्यापारी वर्ग है वो भी खासा नाराज है उनसे। तो पूरी तरह से जनता यहाँ पे मूड बना चुकी है कि जो इतने मार्जिन से वो जीत रहे थे तो सब उनके खिलाफ हैं। आप कह रहे हैं कि बनारस में क्या नाराजगी है क्या पीएम को लेकर? आप पीएम को लेकर एकदम नाराजगी है। लेकिन मैं कुछ लोगों के बीच में गई तो काफी लोगों का ये कहना था कि यहाँ तो क्लियर है, यहाँ तो एक तरफा है। क्या कह रहे हैं? पेड वर्कर हैं वो, या तो कहीं से जुड़े होंगे या तो पेड वर्कर होंगे वो। या साइलेंट वोटिंग भी है क्या इस बार? साइलेंट भी है क्या वोटर्स? ज्यादा साइलेंट वोट इस बार वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, तो वोटिंग परसेंटेज भाजपा का कम हो रहा है। बाकी सब जो अपना जो जान रहे हैं ना, कोई अगर विपक्ष में है वो अपनी आवाज उठा रहा है तो उसको जेल भेज दिया जा रहा है, पुराना केस उसका निकाल दिया जा रहा है। आप यही जौनपुर में देख लीजिए ना, धनंजय सिंह का क्या हुआ। धनंजय सिंह कहाँ लड़ रहे थे कि बाहुबली नेता है, बाहुबली का बाहु अलग हो गया, बल अलग हो गया उनका। तो इस बार उनका क्या हुआ कि मायावती जी भी टिकट देती है, फिर इसके बाद वापस ले लेती हैं, कहती हैं भैया हमको भी छोड़िए नहीं तो उधर हमारा भी दिक्कत हो जाएगा। तो फिर इसके बाद वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। 7 साल को उनको जेल हुआ था, फिर वही पहले जेल में डालेंगे, फिर जेल से निकाल के फिर प्रचार करा रहे हैं। तो इस बार जनता भी जानती है कि ये जो 400 सीट मांग रहे हैं वो 400 सीट तो आनी नहीं है, और अगर 400 सीट किसी भी तरीके से अगर आती भी तो ये संविधान बदलने के लिए इनका मकसद था। क्योंकि कई इनके जो सांसद प्रत्याशी है उन्होंने खुले मंचों से कहा है। लेकिन वो तो जो संविधान बदलने की आपने बात की या आरक्षण खत्म होने की जो बात चल रही है उस पर वो तो कह रहे हैं कि हम तो 10 साल थे, करना होता तो कर देते। 10 साल थे, उनके पास इतना पूर्ण बहुमत नहीं था, क्योंकि 1/3 बहुमत होना चाहिए संसद में। हाँ, तो 2/3 बहुमत होना चाहिए। और यहाँ बनारस में मैं बता देता हूँ कि बनारस में यहाँ BHU के आसपास जो भी हैं, तो यहाँ पे जो डॉक्टर ओम शंकर सर हैं, तो डॉक्टर ओम शंकर सर बीते 16 दिनों से आमरण अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो बेचारे 16 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। वो अपने लिए नहीं है, वो पूरी जो पूर्वांचल की जनमानस है उसके हित के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके शिक्षा के लिए, उसके हक अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जब से देखा गया कोरोना काल आया है, कोरोना काल के बाद से ही जो हृदय रोग के मरीज हैं उनकी जनसंख्या बढ़ गई है। बहुत ज़्यादातर मरीज आते हैं और वो इलाज न मिलने के कारण, बेड न मिलने के कारण वो वापस हो जाते हैं। तो उसी के लिए वो धरना दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री पिछले जब से वो धरना दे रहे हैं 2 बार आ चुके हैं, 2-3 बार। हाँ, तो आते हैं, कुलपति से मिलते हैं, कुलपति से इस बारे में बात करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि जिसे दुख है, जिसको दर्द है वो बताएगा ना क्या पीड़ा है, और जो अपराधी है वो थोड़ी ना बताएगा। तो वो जाके 15 मिनट निकाल के उनसे बात नहीं कर सकते हैं, और उनका चाहते तो उनका आमरण अनशन खत्म करवा के वो बेड उपलब्ध कराते और उनका आमरण अनशन खत्म करवाते। लेकिन प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो सिर्फ यहाँ अभी बिहार में गए हैं, आज मुजरा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री की ये शोभा देती है कि उनके मुंह से मुजरा मछली, और मोदी के मुंह से माँ ही सिर्फ आता है, मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र। अब बताइए, प्रधानमंत्री की ये बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को आंकड़ा लेके आना चाहिए कि हमने इतना रोजगार दिया है, इतना हमने महंगाई दूर किया है। 14 में आते थे, क्या बोलते थे कि ये जो महंगाई बढ़ रही है ये प्रधानमंत्री की गलती है। फिर इसके बाद वो बोलते थे कि देश का रुपया इतना गिरता जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा गलती प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं। विदेशों का मुद्रा इतना जल्दी नहीं गिर रहा है, भारत का क्यों गिर जा रहा है। लेकिन फिर आज वही स्थिति है कि आज ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो जनता कैसे जब वो अपना वादा पूर्ण नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कैसे वोट न करेगी। इस बार सबने मन बना लिया है कि उनके खिलाफ वोट होगा, और इस बार मोदी जी बनारस से भी हारने वाले हैं। अच्छा, बड़ा दावा है। मन बना लिया, कह रहे हैं कि मन बना लिया इस बार
कि मोदी जी हारने वाले हैं, बनारस से सत्ता पलटने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ जो सड़क पर बहस होती है वो सड़क तक ही सीमित रहती है, या फिर जब आप लोग वोट करने जाते हैं, खासतौर पर जो यूथ वोटर्स हैं, वो ये सब सोच रहे हैं, दिमाग में अब की बार रख रहे हैं? बिल्कुल रख रहे हैं। आप देखिए कि सब लोग कहते हैं 2014 में सत्ता विरोधी लहर थी, और हाँ, ये मैं भी मानता हूँ कि 2014 में सत्ता विरोधी लहर थी, तो मोदी जी को जो है सत्ता विरोधी लहरें बहुत सारे वोट मिले। 19 से पुलवामा बालाकोट एक बड़ा मुद्दा बना, जो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना, तो लोगों ने उनको वोट किया। लेकिन अगर हम 2024 के चुनाव को देखते हैं ना, कि उदासीनता है लोगों में। क्यों उदासीनता है? क्योंकि वो इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। आज हर नुक्कड़ में, चाय दुकान पर इस बात पर बहस हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने क्या किया है। आप रोजगार के मुद्दे पर फेल हो गए, आप स्वास्थ्य के मुद्दे पर फेल हो गए, कोरोना में आपने थाली बजवाया और ताली बजवाया। ताली और थाली बजवाने से कोरोना दूर होता है। जब हर जगह जो है लॉकडाउन किया गया था, आपने फ्लाइट बंद नहीं की। फ्लाइट के बंद करने से कोरोना के केस लगातार उसी कारण से बढ़े, जो मुख्य कारण बना था। उसके अलावा छात्रों के मुद्दे पर भी देखिए, चाहे JNU हो या BHU हो, आप विरोध की आवाज़ को उठने नहीं दे रहे हैं। आप दबाना चाह रहे हैं लोगों को। आप किस हद तक सप्रेस करेंगे? तो एक ना एक समय वो उबाल उठेगा। 2024 में युवाओं का, महिलाओं का, छात्रों का उबाल इस सरकार के विरुद्ध है। आपको लगता है, आप लोगों को लगता है जो ये बात कह रहे हैं 2024 में युवाओं का उबाल है सरकार के खिलाफ, ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल है। इस बार ये जितने युवा दिख रहे हैं ना, पूरा मोदी जी के खिलाफ वोट डालने वाले। आपको लग रहा है क्या? वो तो आपको फोटो में दिखाई देगा। आप पूछ लीजिए। जो कल जो भीड़ डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी के रोड शो में दिखा, वो एक एक भीड़ का जो वोट है, वो वोट के रूप में आपको 4 तारीख को EVM जब खुलेगा तब दिखेगा। बनारस से मोदी जी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं, ठीक है। बहुमत जो प्रचंड वो लगाते हैं, भाजपाइयों का जो आदत हो गया है कि हर चीज़ में 400 पार या प्रचंड शब्द जो लगाते हैं, प्रचंड तो आएगी लेकिन हार के रूप में इस बार आएगी। क्या आप क्या कह रहे हैं? हाँ, बनारस से मोदी जी का विदाई तय है इस बार। इस बार बनारस वाले लोग मतलब ठान लिए कि मोदी जी को गुजरात भेज के ही मानना है। जी, तो युवाओं में उबाल है क्या इस बार? आपको भी लग रहा है क्या? वैसे युवाओं की बात हो रही है, आप लोग बताइए, आप लोग भी जुड़े हैं। खाली मियाँ हिंदू कर रहे हैं, मस्जिद मंदिर कर रहे हैं मैडम। हाँ, तो अब क्या बोला जाए? ये सरकार जा रही है, अब जा रही है सरकार। इंडिया गठबंधन हरा देगा क्या? इस बार हारने वाले हैं मोदी जी। इस बार मोदी जी को झोला उठाकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बार झोला उठा चुके हैं लेकिन जाते नहीं है, लेकिन इस बार चले जाएंगे। अच्छा, मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी वर्सेस राहुल की एक डिबेट चल रही है। मोदी या राहुल? राहुल पसंद है क्या? सर, राहुल हमको पसंद नहीं है, और मैं आपसे यही पूछता हूँ, ये भाई लोग बताने कि हिंदुस्तान में कौन शख्स माने मोदी का टक्कर देने वाला है, कौन शख्स प्रधानमंत्री का पद संभालने वाला है? यही लोग, ये लोग कैसे मार रहे हैं? एक मिनट। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या मोदी को कोई टक्कर देने वाला है देश में? आप जवाब दीजिए, क्या कह रहे हैं? चाचा ने कहा कि नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर देने वाला नहीं है, ठीक। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम मानव जाति से आते हैं। हमें हमारे बीच का प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो बायोलॉजिकल हो। अब चाचा कहते हैं कि मोदी जी बहुत यूनिक है, तो मोदी जी कह रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल है या नहीं है। जब बायोलॉजिकल नहीं है तो सही बात है कि वो प्रधानमंत्री बहुत दूसरे ग्रह के हैं, तो हमको नहीं चाहिए ऐसा, और ना उनके कोई टक्कर का चाहिए, ना उनके जैसा चाहिए, ना वो चाहिए। उस प्रजाति को छोड़ देना है। मुझे बायोलॉजिकल चीज चाहिए। मैंने और ये जो भारत के लोग हैं, मैं और ये जो भारत के लोग हैं, ये सब बायोलॉजिकल हैं। मैं मानता हूं कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब बायोलॉजिकल हैं, तो हम बायोलॉजिकल लोगों को बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री चाहिए। ठीक है। राहुल, मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने वापस मोड़कर जो क्या जवाब दिया आपने सुना। है कोई मोदी की टक्कर में आज प्रधानमंत्री की रेस में या नहीं? राहुल गांधी पसंद है क्या? मैम, जैसे वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए। तो एक लोकतंत्र के लिए टक्कर में तो लोगों को होना ही चाहिए। लोकतंत्र सही सलामत है आज की तारीख में? मैम, लोकतंत्र तो सही सलामत है। और जैसे हमारे विरोधी दल के नेता कह रहे थे, विरोधी दल के भाई लोग कह रहे थे कि मोदी जी यहाँ से झोली उठा कर ले जाएंगे, तो मैं तो कह रहा हूँ झोली, लेकिन झोली में जीत लेकर जाएंगे। यहाँ से भी जीत लेकर जाएंगे और प्रधानमंत्री के तौर पर भी जीत लेकर जाएंगे। और जहाँ तक बात रही कि टक्कर की, तो मैं इस बात का विरोध करना चाहूँगा, एक न्यूट्रल होते हुए,
क्योंकि टक्कर में लोग रहना चाहिए। अगर लोकतंत्र चाहिए तो यहाँ तानाशाह बनकर कोई नहीं जी सकते, चाहे वो राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, एक दूसरे के टक्कर में होना चाहिए। नहीं, लेकिन कैसे लगते हैं राहुल गांधी आपको? अच्छे नेता लगते हैं? मैम जीत तो मोदी की हो रही है इस बार। सवाल क्या पूछा? सवाल मैं बता रहा हूँ मैम, राहुल गांधी भी अच्छे नेता हैं, विरोधी नेता हैं, अच्छे नेता हैं। हमेशा से ये देखा गया है कि अच्छा लोकतंत्र वही होता है जहां विरोधी दल भी विपक्ष में बैठे। तो मैं चाहता हूं कि विरोधी दल भी विपक्ष में बैठे और सत्ता पार्टी, लेकिन इस बार मोदी जी जीतने वाले हैं, उसमें कोई दो मत नहीं। अब बात रही रोजगार की, तो मैं रोजगार पे भी बताना चाहता हूं कि रोजगार से पहले हम शिक्षा को तवज्जो दें, क्योंकि अगर शिक्षा बात अगर बीएचयू की जाए तो बीएचयू में अभी शिक्षा पद्धति सही नहीं है। बीएचयू में शिक्षा पद्धति सही नहीं है। अगर बीएचयू के छात्र अगर कुछ पर विरोध करते हैं तो वहाँ उन पर जो है SC/ST का एक्ट लगाकर केस करवाई जाती है। अगर बीएचयू के लोग अगर कुछ कहते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से तो उन्हें गुंडे माओवादी कही जाती है, उन्हें गुंडे माओवादी तक कही जाती है। अगर बीएचयू के छात्र अगर प्रशासन से ऐसे कहते हैं कि कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो बोलते हैं कि आप हमें बताएंगे कि हम क्या करेंगे। छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है, तो अगर हम छात्रों पर अत्याचार को छोड़कर अगर शिक्षा पर ध्यान दें, अगर प्रशासनिक अधिकारी जो है यहाँ के मिट्टी, यहाँ के पेड़ों को कटवा कर बेचने वगैरह को छोड़कर यहाँ के शिक्षा पर ध्यान दें। यहाँ नोट बनाने आप नहीं आए, यहाँ बच्चों का भविष्य बनाने आए हैं। तो उस अगर उस भविष्य को देखें, और अगर बीएचयू का क्यों बीएचयू में आज लॉ फैकल्टी में जुडिशियरी, जो पहले अगर बीएचयू का देखा जाता था एक ना एक बीएचयू के जुडिशियरी में मिलते थे, क्यों यहाँ से ये डीयू से जेएनयू से बच्चे यूपीएससी में क्वालिफाई करते हैं, बीएचयू से क्यों नहीं करते हैं? आखिर क्या ऐसा बात हुआ? मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं युवाओं के तरफ से एक मंच से एक आह्वान कर रहा हूँ कि क्यों बीएचयू में शिक्षा का ये असर गिरा है। वाइस चांसलर से कोई बात कही जाती है, आखिर क्यों भारत में लोगों की कमी है कि एक ही लोगों को IIT गांधी नगर का डायरेक्टर भी बनाया जाता है और बीएचयू का वाइस चांसलर भी बनाया जाता है? क्यों दो आदमी इंडिया में, दो लोग नहीं हैं जो IIT गांधी नगर को ठीक से संभाले और दूसरे लोग बीएचयू को ठीक से संभाले? नहीं, शिक्षा रोजगार पर विशेष बात हो रही है। रोजगार के मामले में मोदी सरकार सफल है या विफल? मैम रोजगार के बारे में अगर पूछा जाए तो जैसी बढ़ती जनसंख्या है, जैसी भारत की बढ़ती जनसंख्या है, उस हिसाब से तो रोजगार नहीं मिल रहा है। और बात रही रोजगार की, तो रोजगार में सरकार ज़्यादा सफल नहीं रही है। देखा जाए PSU में या देखा जाए आपको एम्स में वगैरह में ये रोजगार मिले हैं, लेकिन अगर न्यूट्रल तरीके से देखा जाए तो जिस तरह से वादे किए गए थे, जिस तरह से बोला गया था, तो उस तरह से रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं यही बात कहना चाहता हूं इस मंच से कि हम क्यों नहीं सेल्फ डिपेंडेंट बने, हम क्यों नहीं सेल्फ डिपेंडेंट बने? आपको लगता है कि सरकारी भर्ती पर डिपेंडेंसी ज्यादा है क्या? यस मैम। आज अगर चाइना अगर फैक्ट्री अपने देश में बैठा सकता है, आज अगर अमेरिका अपने देश में फैक्ट्री, तो क्यों नहीं भारत में फैक्ट्रियों को लाकर और स्वरोजगार दिया जाए? अच्छा, मुझे अंत में जो मेरा सवाल था, रोजगार के मामले में 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं फिर सरकार? मैम 10 में से 8 नंबर देंगे। 2 क्यों काटे? 2 मैम, जिस तरह से वादे किए गए थे, जिस तरह से युवाओं को बोला गया था, उस तरह से रोजगार नहीं मिल रहा है। और 8 नंबर किस लिए दे रहे हैं? 8 नंबर दे रहे हैं कि मैम सरकार, जैसे अब देख लीजिए कि एक बकरी है, बकरी के बच्चे को चलने फिरने में 1 महीने लगते हैं, आदमी के बच्चे हैं उनको चलने फिरने में 1.5 साल लगते हैं। तो 10 साल में मोदी जी एक जो स्ट्रक्चर है उसको सही किए हैं, और आगे जो है मोदी जी तरह तरह के इंडस्ट्री को इंडिया में लाकर और रोजगार का सृजन करेंगे। 75 साल को होने वाले हैं, वो तो क्या है, क्या स्ट्रक्चर सही किया है क्या? ये कह रहे हैं कि 10 साल में स्ट्रक्चर सही किया है रोजगार को लेकर। देखिए, कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हुआ है। बनारस में एक कॉरिडोर बना देने से पूरे बनारस का विकास नहीं होता है। आप देख लीजिए, कॉरिडोर बनाए लेकिन गंगा की सफाई कुछ भी नहीं हुई है। इस वजह से केवल जुमलेबाजी करते हैं, केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं और कोई विकास नहीं हुआ है। और रोजगार तो यहाँ हम 0% देंगे। अगर नंबर देने की बात रही है, मोदी को 0% देंगे, क्योंकि कोई काम नहीं किए हैं उन्होंने।
कोई विकल्प है क्या? अगर विरोध है, आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कोई विकल्प देश में आपको नजर आ रहा है क्या? ऑब्वियसली राहुल गांधी आज पूरे भारत में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है और युवाओं के लिए युवा न्याय, महिला न्याय, श्रमिक न्याय, हर वर्ग के लिए उनकी अलग योजनाएं हैं। युवाओं के लिए 30 लाख नौकरी, अप्रेंटिस के मौके। अभी बनारस की बात हो रही थी, हम कहना चाहेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर बना तो है, लेकिन औरंगजेब के बाद पूरे भारतवर्ष में अगर किसी ने मंदिर तोड़ा होगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने तोड़ा है। बनारस में कितने शिवलिंग लंका थाने पर रखे हुए हैं, सारे मंदिरों को यहाँ तहस-नहस कर दिया गया, काशी की संस्कृति को समाप्त कर दिया गया। तो राहुल गांधी पूरा देश एक विकल्प के तौर पर देख रहा है। आपको लग रहा है आप कुछ बहुत आक्रामक तरीके से कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था ना, जैसे हमारे अटल वाजपेयी कहते थे कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मोदी जी को मौका मिला उनसे बेहतर कोई नहीं है। ऐसा नहीं, देश धरती वीरों से खाली नहीं है, मौका मिलेगा। अगर राहुल को मौका मिला तो मोदी से बेहतर वो सरकार बना के दिखाएंगे, मोदी से बढ़िया वो कार्यक्रम करेंगे। उनको तो पप्पू बना के बैठा दिया कि पप्पू है, मौका तो दो। आज उनकी स्पीच से पूरा भारत हाहाकार मचा हुआ। मोदी जी को भाषण में गला सूख रहा है कि क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा। उनको ये बनारस सुरक्षित सीट है, फिर भी उनको डर लगा हुआ। आज उनकी रैली है, मध्य प्रदेश से वो आया सीएम, और जब उनकी रैली होती है तो भारत नहीं पता नहीं दुनिया किस किस कोने से 50 गाड़ियां आ जाती है भरने के लिए, लोकल कोई नहीं दिखता है, उनकी गाड़ियां आ जाती है। सिर्फ रैली को सभा समझ कि मेरे लोग हैं, बनावटी नहीं, एकदम फैक्ट बात। अभी आज में रैली आ रही है, देखिए। तो यही चीज है, मोदी से बेहतर इस दुनिया में लोग हैं, मौका नहीं मिल रहा उनको, क्योंकि मौका देना है। क्योंकि मैं जैसे अहम होता ना, तो मोदी जी को अहम हो गया कि मैं हूँ, और उनकी कानून बनाई है 75 साल की। अब वो क्या करेंगे, 1 साल बाद वो तो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद किसके अंदर बॉर्डर रहेगा? या तो विपक्ष बैठेगी, क्योंकि सेकंड पोजीशन जो रहने वाला व्यक्ति वही आदमी बनेगा। तो या तो फिर अमित शाह को बनाएंगे, या तो हमारे कौन बाबा जी, नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब कोई विकल्प नहीं, उनके पार्टी में खड़। और ये पूरा दुनिया देश मोदी चल रहा है, मोदी के बाद तो उनका ऐसा पलायन होगा कि मतलब कोई जाने की बीजेपी है का। जैसे 75 साल कांग्रेस ने राज किया, अब विकल्प नहीं है। 40 साल लोग कहते हैं जैसे बीजेपी वाले, 60 साल 70 साल से। तो उसी तरह अब अगर बीजेपी जाएगी तो विलुप्त हो जाएगी हमेशा, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया उनकी प्रजाति, बस सेम वही होगा, उससे तो कुछ नहीं होना। बस दुनिया समझ रही है, अब उनके जुमलेबाजी से काम चलने वाला नहीं है, पब्लिक समझ रही है, बस देर आएगी दुरुस्त आएगा। क्या कुछ काउंटर कर रहे हैं? मैम मैं कह रहा हूँ कि जैसा कह रहे हैं कि विपक्ष विलुप्त नहीं हो जाएगा, तो मैं इसी बात पर कहा, अटल जी बार बार यही बात कहते थे कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगे, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन ये लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि विपक्ष भी बैठे और विपक्ष भी, क्योंकि जहाँ विपक्ष नहीं होता तो वहाँ सरकार की कुछ तानाशाही बढ़ती है, तो यही मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष भी बैठे, जैसे हमारे भाई कह रहे हैं। यही मैं सवाल पूछ रही हूं, कोई विकल्प है क्या? विकल्प देखिए, सीधी बातें हैं। हम लोग शैक्षणिक परिसर में खड़े हैं, नदी के एक किनारे जाने से दूसरा किनारा धुंधला ही दिखता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया सब्जेक्ट खोजा, इंटायर पॉलिटिकल। तो इंटायर पॉलिटिकल पढ़ने वालों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का छात्र धुंधला ही दिखेगा ना, और उनके समर्थक को ही। दूसरी बात कि मैं ये बात जोर से कहना चाह रहा हूँ कि आप महामना की तपस्थली पे खड़ी हैं और 100% पढ़े लिखों का जगह है, और वहाँ भी विकल्प की बातें करना तौहीनी है। ये 125 करोड़ जनसंख्या की तौहीनी है कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है। मैं उनसे सरेआम डिबेट को तैयार हूँ, बुलाइए ना। और एक बात, उनसे तो विकल्प में मैं राहुल को बढ़िया मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो आप लोग को इतिहास जानना चाहिए कि वो पार्षद का चुनाव नहीं जीते थे। किस तरीके का विकल्प जनता खोजती है, क्यों नहीं खोज रहा था लोग, ये कैसे आके बन गए? एक प्रधानी का चुनाव नहीं जीते थे, सीधे राबड़ी देवी की तरह किचन से उठे और सदस्यता ले लिए, और आज 4 बार 3 बार से सांसद रहा नवयुवक को, एक नेता को, राहुल को आप कहते हैं कि कैसे विकल्प है? आपके लिए सीधे परिवारवाद, सारी झूठे चीज़ें एक्सेप्ट कर कल तो आ गए मुजरा पे। हालांकि पूरे सदन में तो मुजरा का माहौल इन्होंने बना ही दिया है। और जो 2-4 लहंगा टेक्नीशियन को इन्होंने सीटें दे जिताई। एक हमारे बबुआ के हैं जो दिल्ली में कि बेबी बियर पी के, एक को जो लहंगा टेक्निसिटी खोजे कि लहंगे उठा दे रिमोट से, गोरखपुर वाले। तो इन लोगों ने तो वहाँ माहौल बना ही दिया। सदन की सारी गरिमा में इन्होंने एक मुजरावादी माहौल को तो तैयार किया ही है, तो मुजरा बाहर निकले कैसे, वो उसी पे तैर रहे हैं। तो ये पढ़े लिखे जनता के बीच आज, अच्छा एक चीज़ और गौर करना चाहिए, 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ मैम, और
सबके पास मोबाइल है, सबके पास पढ़ने लिखने के तमाम साधन है। खोलना चाहिए कि जब हमारी लिटरेसी रेट 40, 30, 50% हुआ करती थी तो हम वैसे सांसद चुनते थे जो कम से कम इंटरमीडिएट तो पढ़ा हो। और आज जब हम 90% लिटरेसी रेट के करीब आ रहे हैं तो हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब भी नॉन ग्रेजुएट हैं, जान लीजिए। ये ग्रोथ है, ये शैक्षणिक विकास है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। एक दिन मैम आई थी 2-3 दिन पहले, जिस सदन में वकालत करने वाला और पढ़ा लिखा LLB किया हुआ नेहरू बैठा करते थे उसमें एगो निरहू बैठ रहे हैं। ये हमारा शैक्षणिक विकास है। हमने इतना विकास किया है नीचे से चल के ऊपर तक कि जिस देश का प्रधानमंत्री मैंने पूरा देश चूसा गया था उतना तो मैंने अंग्रेजों ने जितना लूट के छोड़ दिया, GDP का तो बात ही मत पूछिए, निगेटिव के तौर पे चल रहा था। तब वो आदमी कहता था कि नहीं IIT बन जाना चाहिए, एम्स बन जाना चाहिए। और जब हम 90% साक्षरता लेकर बैठ गए तो हम कहने नहीं, लहंगा टेक्नीशियन को भेजा जाए जो लहंगा यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा है। तो ये सारी फर्जी बातें हैं, झूठ की खेती है ना इन लोगों की, ये बहुत दिनों से चलती आ रही। जुमलेबाज की सारी चीज़ों का पर्दाफाश हो चुका है। 14 में जब आए तो बोल के निकल जाते थे, क्या बात है बंगाल का टका नहीं गिरता, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता, मैं सत्ता में हूँ जानता हूँ। क्या कारण है कि भारत का रुपया नतमस्तक है गद्दार के सामने? आज पूछिए ना, जैसे लगता है कि संयम झोला लेके भाग रहे हैं। ये पढ़े लिखे नौजुवक है, देखिए सारे बच्चे यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जो अच्छे से एंट्रेंस देते हैं, पढ़ते हैं, उतनी नौकरी के लिए मेहनत करनी पड़ती है जितना यहाँ एडमिशन लेने के लिए। और क्या, चलिए बात खत्म करेंगे, क्या कह रहे हैं अग्निपथ पर बात करके समाप्त करेंगे इस चर्चा को। अग्निवीर देखिए, अब क्या ही कहा जाए। अग्निवीर योजना जैसे समस्या हम लोग की भी थी ना, एक जनरल बातें आवाज़ आई सामने से तो लगता था कि नहीं बहुत दिन से सत्ता में रह के कांग्रेस गलत की थी। तो हमें क्या पता था कि मैंने एक भोजपुरी कहावत है ना कि केकरा पर करब सिंगार पुरुष मोरा आनर। तो ये साहब जब आए तो इन्होंने कहा कि आप लोग को मैं इंटायर पॉलिटिकल सब्जेक्ट का विद्यार्थी हूँ, मैं अग्निवीर देता हूँ, 4 साल नौकरी करिए। और 4 साल में भी ये इतने ईमानदार हैं साहब कि अपने पेंशन खाते हैं संसद का। और जो नौजुवक अगर सीमा पे मारा जाएगा उसको शहीद का दर्जा नहीं है। ये अग्निवीर है और ये इनका दिया हुआ नौकरी है। थूक के चाटने की तो आदत पुरानी है। अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री साहब ने कहा कि उसमें हम सुधार करेंगे। उत्तर प्रदेश पेपर लीक हुआ पुलिस का, जब एक बार लड़के उठे तो कहा ना पेपर कहाँ लीक हुआ, झूठी बात है, लड़कों की संख्या बढ़ गई, एकदम वापस लेते हैं, पेपर लीक हो गया है। तो ये इनकी पूरी व्यथा पुरानी है, इनकी रीति पुरानी है। झूठ की खेती कितने दिन करेंगे? यार थोड़ा मेहनत करो। अब तो तो टंच है यार, आप मेहनत करो और थोड़ा जिंदगी में आगे बढ़े भाई। बताइए क्या छात्राओं से यहाँ पर बात कर रहे थे हम यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में, जहाँ पर छात्र भारी संख्या में मौजूद रहे। हमने रोजगार न्यूज़ तक नुक्कड़ में पेपर लीक, क्या रोजगार की समस्या है उतनी बड़ी या नहीं है, अलग अलग पक्ष जो है वो लोगों का यहाँ पर है। आप लोगों का क्या कहना है इस पर कमेंट्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। कैमरा पर्सन नितेश के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।